हेलो वीवर, दिस इज जोगेंद्र राजपूत, बायो फैकल्टी। और आज फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस करेंटली सिचुएशन पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है इसमें बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं किसके, म्यूकरमाइकोसिस के। तो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं कि कैसे फैलता है, क्या इसकी डिस्कवरी है, कैसे इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, कैसे इसका प्रिवेंशन है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे फैलने से हम इसे रोक सकते हैं। और करंटली अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कोविड वाले पेशेंट हैं उनके ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस होने के चांस ज़्यादा है। तो ये क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके कारण ये जो ब्लैक फंगस है, जो कि कोरोना वाले जो पेशेंट हैं, जो रिकवरी के बाद उन्हें होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कंप्लीटली स्टडी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फंगाई, ये आपका है फंगस। फंगस जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया था। और फंगस का जो मतलब होता है मशरूम, छत्रक, मशरूम करके इसका एक होता है, लैटिन वर्ड है। सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे, इटालियन बॉटनिस्ट थे, इटालियन बॉटनिस्ट जिनका नाम था पियर एंटोनियो माइकेली। पियर एंटोनियो माइकेली, इन्होंने 1729 में सबसे पहले फंगल सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। याद रखिएगा, इसकी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी भी आती है। पियर एंटोनियो माइकेल, इन्होंने सबसे पहले फंगल सेल को डिस्कवर किया था। देन डिस्कवर किया था तो हम फादर ऑफ माइकोलॉजी या फादर ऑफ फंगल किसे बोलेंगे, तो फादर ऑफ फंगल हम बोलेंगे माइकेल। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं एक और साइंटिस्ट है हमारे पास, ई.जे. बटलर। ई.जे. बटलर 1920 को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन, हमारी जो इंडिया है इसमें जो फंगल सेल को सबसे पहले हमने डिस्कवर किया था, इसके बारे में जो पूरी स्टडी की थी या डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था, वो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे ई.जी. बटलर। इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। याद रखिएगा, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगाई या स्टडी ऑफ फंगस। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। एलेक्सोपोलस एंड मिम्स 1979। इन्होंने कुछ फंगल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया कि अगर मान लीजिए कोई एक फंगल सेल है, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमारे पास जो साइंटिस्ट थे एलेक्सोपोलस एंड मिम्स, इन्होंने क्या किया था, एक छोटे से कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। इन कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं क्या थे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो फंगल सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। जैसे यीस्ट है, यीस्ट हमारे पास कैसी फंगस है, जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड है। अगर हम कहें कि मोस्टली जो फंगल कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगल होते हैं। ज्यादातर फंगल कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। एक क्लोरोफिल है। याद रखिएगा, फंगल सेल के अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब ये ऑटोट्रोफिक तो नहीं हो सकते। ये कैसे होंगे फिर, ये पैरासाइट हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं। अगर फंगल के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखिएगा ऑटोट्रोफिक नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। अगर क्लोरोफिल पाए जाते तो ये अपने लिए खाना खुद बनाते। तो इनमें क्लोरोफिल या आपके हरित लवक इनमें नहीं पाए जाते, इसीलिए इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, सैप्रोजोइक, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो फंगल सेल होती है, अब सेल है तो उसकी कोई जो सेल को कवर करने के लिए कोई वॉल भी होगी। तो जो फंगल सेल वॉल है जो कि बनी होती है किसकी, काइटिन की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पार्ट है, क्योंकि अभी जो ज्यादातर फंगल की जो मेडिसिन यूज की जा रही है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, वैसे वोल्वेनिन, ये सब जो टैबलेट हैं वो एक्चुअली वर्क कहां कर रही है, सेल वॉल पे एक्ट कर रही है। तो फंगल जो सेल वॉल है जो कि बनी होती है काइटिन की बनी होती है। अगर फंगल सेल की हम रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंगल सेल में
बेसिकली या फंगल में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कायिक जनन इनमें पाया जाता है, वेजिटेटिव या कायिक जनन इनमें पाया जाता है। सेकेंड, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। याद रखिएगा, अलग अलग टाइप के हम कहें सेक्सुअल स्पोर में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जैसे जाइगोस्पोर इनमें डेवलप होते हैं मेनली। इनमें हम कहें कि प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन भी पाया जाता है इनमें, ठीक है, सेलुलर फ्यूजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम देखें कि इनको जो फंगल है, इनको एक हमारे पास एक साइंटिस्ट थे मार्टिन ने 1955 में जो फंगस है, एक्चुअली 3 इनकी क्लास हुआ करती थी और इनको मार्टिन ने 4 कैटेगरी में क्या किया था, डिवाइड किया था। वो 4 कैटेगरी कौन सी हैं, इसके बारे में हम समझते हैं कि जो टोटल फंगल है इनको मार्टिन ने 1955 में इनको 4 क्लास में क्या किया है, कैटेगराइज किया है। अगर हम देख पाए यहाँ पर तो पहली जो क्लास है वो है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को जनरल हम एल्गल फंगल भी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगस बोलते हैं, जिसमें पेनिसिलियम आती है। पेनिसिलियम के बारे में सुना होगा, पेनिसिलियम नोटाटम एक ऐसी फंगस है जो कि पेनिसिलिन जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। हम कहें जो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन है, पेनिसिलिन मतलब जो एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमारे पास मेडिसिन थी पेनिसिलिन, उसको डिस्कवर किया गया था पेनिसिलियम नोटाटम से, और ये किसके अंदर आती है, एस्कोमाइसिटीज क्लास में आती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास बेसिडोमाइसिटीज, इनको हम बोलते हैं क्लब फंगल। अगर हम देखते हैं कि मशरूम, फंगल का मतलब भी छत्रक या मशरूम ही होता है, तो जो मशरूम है उनको एक अलग कैटेगरी, हमने एक अलग क्लास में रख दिया था मार्टिन ने। वो क्लास कौन सी थी, बेसिडोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज को हम जनरली क्लब फंगल बोलते हैं और इनके अंदर मोस्टली क्या आते हैं, मशरूम आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्लास है वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। हम याद रखिएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। यहाँ पर एक हम एग्जांपल भी ले रहे हैं, सर्कोस्पोरा। ये कैसे एक फंगस है, ये इम्परफेक्ट फंगल है। तो मार्टिन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो फंगस है इसको 4 क्लास में क्या किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। अगर हम यहाँ पर देखें, फाइकोमाइसिटीज की एक सब क्लास आती है। एक्चुअली फाइकोमाइसिटीज को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है और इसी की एक क्लास आती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज के अंदर ही आता है म्यूकरमाइकोसिस, जो अभी करंटली स्प्रेड हो रहा है बहुत तेजी से अपनी इंडिया में। वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, फाइकोमाइसिटीज की एक सब क्लास है जाइगोमाइसिटीज के अंदर आता है म्यूकरमाइकोसिस। याद रखिएगा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। कौन सा होता है, क्योंकि इनमें जाइगोस्पोर डेवलप होते हैं। याद रखिएगा, ये फंगल सेल बहुत तेजी से क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीपल करते हैं और इनका यही एक बड़ा रीजन है कि बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, म्यूकरमाइकोसिस जाइगोमाइसिटीज सब क्लास का ही एक पार्ट है। यहाँ पे इसी के अंदर हम म्यूकरमाइकोसिस को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखें कि हमारे पास ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसके क्या क्या हम कहें सोर्स क्या है हमारे पास, ये कहाँ से हम फैल सकता है या ये कहाँ ग्रोथ करते हैं। एक्चुअली हमारे पास वो कौन कौन से डायग्नोसिस मीडियम है जिनके थ्रू हम जो ब्लैक फंगस है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में। देन हम इसकी ट्रीटमेंट और हम प्रिवेंशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। म्यूकोमाइकोसिस का अगर देखें कि कैसे फैलता है, सबसे पहले इसके कॉज के बारे में हम जान लेते हैं। म्यूकोमाइकोसिस मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो कॉज है वो क्या है, वीक इम्यून सिस्टम। अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई नॉर्मल पीपल है, अगर उसके मान लीजिए वीक इम्यून सिस्टम है, जो कि करंटली अभी देखा जा रहा है कि जैसे जो कोविड वाले जो पेशेंट हैं, इनका जो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ रही है, स्टेरॉइड देनी पड़ रही है। तो उन स्टेरॉइड के थ्रू जो वीक इम्यून सिस्टम है, यही एक मेन रीजन हो रहा है म्यूकोमाइकोसिस को स्प्रेड होने में। एक मेन हम कहेंगे एक तरीका बन रहा है जो कि लोगों का जो वीक इम्यून सिस्टम है। अगर हम देखें कि इसके कॉमन सोर्स क्या है, जो म्यूकोमाइकोसिस है
इसके कॉमन सोर्स क्या है हमारे पास। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो म्यूकोमाइकोसिस है जनरली ग्रोथ करती है सॉइल, ओल्ड बिल्डिंग, डैम्प वेल, डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड बहुत सारे जो एनिमल का वेस्टेज होता है, ये जो म्यूकोमाइकोसिस है ये उसके ऊपर क्या करती है, ग्रोथ करती है। ओल्ड बिल्डिंग है हमारे पास, सॉइल है, इन सब में इनके जो लेवल है, इनके जो सेल है वो ज्यादा बेसिकली ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम देखें कि मोस्टली हमारे पास जो म्यूकोमाइकोसिस है इसके हम देखें कि जनरली 5 टाइप की म्यूकोमाइकोसिस होती है। अगर इन पे थोड़ा सा हम देखें, इनके बारे में जानने की कोशिश करें कि भाई कितने टाइप के होते हैं या किस किस ऑर्गन को अफेक्टेड करते हैं, तो इसके हमें टाइप देखने पड़ेंगे। तो हम देखें टाइप, सबसे पहला जो टाइप है वो है राइनोसेरेब्रल। राइनोसेरेब्रल अफेक्टेड जो पार्ट है वो है साइनस, नेजल कैविटी एंड ब्रेन। ये क्या है जो करंटली अभी जो ज्यादा स्प्रेड है इस पैंडेमिक कंडीशन में, जो सबसे ज्यादा केसेस जो मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के मिल रहे हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखें, अफेक्टेबल जो पार्ट है वो है साइनस एंड ब्रेन। मोस्ट कॉमन इन पीपल विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये किन पेशेंट में ज्यादा देखी जा रही है, या तो इनके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के डायबिटीज है तो उस पेशेंट का खुद का जो ओन इम्यून सिस्टम है वो क्या है, वीक है, बहुत ज्यादा वीक होता है। इस वजह से जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं इनको जो म्यूकोमाइकोसिस होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और दूसरा जो रीजन इसमें आता है वो आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन जब किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दी जाती है या मेडिसिन दी जाती है, तो हमारी बॉडी का जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो क्या कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक मेन 2 रीजन बनते हैं राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस को फैलने में। जो अभी जो केस देखे जा रहे हैं अभी करंट की सिचुएशन में, वो किसके देखे जा रहे हैं, वो राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस के देखे जा रहे हैं। अफेक्टेड पार्ट याद रखिएगा साइनस एंड ब्रेन। सेकंड जो इसका टाइप है वो है पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस। पल्मोनरी मतलब ये लंग्स को अटैक करेगी सीधे, लंग्स के जो हमारे पास लोब है या लंग्स टिश्यू है या अल्वियोलर है उनको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। थर्ड जो कैटेगरी है इसमें वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब हमारे सीधे डाइजेशन सिस्टम से क्या है, रिलेट है। अगर इसके बारे में हम देखें मोर कॉमन, ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोमाइकोसिस है मोस्ट कॉमन है। ये सबसे ज्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे जनरली हम क्या देखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं ऐसे जो अपने हाथ हैं वो मुंह में दे लेते हैं, जैसे जमीन पे है और जमीन से सीधे मुंह में दे लेते हैं। तो छोटे बच्चों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर यंग चाइल्ड स्पेशली प्रीमैच्योर, याद रखिए इनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है कुटेनियस। कुटेनियस मतलब स्किन। अगर यहाँ पर देखें जो कुटेनियस म्यूकोमाइकोसिस है ये बॉडी में ये जो फंगल है जो कि एंट्री करती है, जो फंगल है जो कि एंट्री करती है, किस वे से एंट्री करती है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के कोई सर्जरी हुई है, कोई किसी पेशेंट की जो बॉडी है वो जल चुकी है, या किसी पेशेंट के क्या हुआ है, चोट लग गई है, ट्रॉमा हुआ है, स्किन ट्रॉमा हुआ है, या अपने जनरली फ्रैक्चर वगैरह इसके कारण स्किन भी बेकार हो गई है। तो ये 3 मीडियम है बेसिकली जो कि कुटेनियस म्यूकोमाइकोसिस स्प्रेड होने में क्या करते हैं, या कहीं फैलाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है फिफ्थ वो है डिसेमेंटेड म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक ऐसे म्यूकोरमाइकोसिस का टाइप है जिसमें किसी एक पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस का जो इन्फेक्शन है वो किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलता है, और याद रखिएगा दूसरे पर्सन में भी फैल सकता है अगर कोई उसके कांटेक्ट में आता है तो जनरली हम म्यूकोरमाइकोसिस के जब टाइप पढ़ते हैं तो 5 टाइप की म्यूकोरमाइकोसिस होती है। अफेक्टेड पार्ट भी हमने देखे हैं, जैसे राइनोसेरेब्रल का अफेक्टेड पार्ट है हमारे पास साइनस एंड ब्रेन। अगर हम देखें कि अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो स्प्रेड हो रही है वो क्या है, राइनोसेरेब्रल। इसका जो सबसे पहला जो केस निकला था वो करीब 15 अप्रैल को निकला था अहमदाबाद में। एक 15 साल का बच्चा था, उसके कोरोना हुआ था और कोरोना से रिकवर होकर उसकी छुट्टी हो गई थी, और उसके कुछ दिन बाद देखा गया था कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे, उसकी स्किन में कुछ चेंजेस आ रहे थे। तो
तो उसका जब टेस्ट करवाया, बायोप्सी करवाया या स्वैब टेस्ट करवाया, तो उसके क्या निकला, राइनोसेरेब्रल। देखिएगा ये इसमें जो फेस है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, ये जो साइनस वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, इसके आसपास की जो हड्डियां हैं, जो बोन है, वो तक गल जाती हैं। तो ये काफी खतरनाक है ये जो टाइप है राइनोसेरेब्रल। अगर इसके बारे में हम कंप्लीटली देखें कि जो राइनोसेरेब्रल हमारे पास जो म्यूकोमाइकोसिस है, इसमें अगर हम देखें कि इसके क्या साइन एंड सिम्टम है, तो इसके बारे में हम जनरली देखते हैं जो अभी पेशेंट में देखा जा रहा है, जो राइनोसेरेब्रल जो म्यूकोमाइकोसिस है, जो करंट टाइम में जो पेशेंट में सिम्टम देखे जा रहे हैं, उसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है वो हेडेक, वन साइड फेशियल स्वेलिंग, ये वाला या ये वाला हिस्सा। हमारे पास नेक्स्ट है नेजल कंजेशन, नाक एकदम से क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि फंगल का क्या हो जाता है, ग्रोथ के कारण जो नेजल पासेस है वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, फीवर, मोस्ट कॉमन है। साइनसाइटिस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे पास जो नेजल कैविटी का अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ से जो एयर लंग्स के लिए हम कहें विंड पाइप के लिए पास होती है, वो जो एरिया है, वो एरिया क्या हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगल सेल। यहां पर हम देखें नेक्स्ट, और आई स्वेलिंग, मोस्ट केसेस में ये भी देखा गया है कि म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगल के कारण जो आई है, ये आई का ये वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा क्या कर जा रहा है, स्वेल कर रहा है। अब स्वेल के कारण ये जो आंख की जो हमारे में जो पुतली है या जो आई बॉल है, उसके कारण आई बॉल कैसी लगती है, ऐसी लगती है कि बाहर की तरफ निकलेगी क्या। तो ये भी हमारे पास मोस्ट ऑफ सिम्टम्स है जो करंट सिचुएशन पे हमें ब्लैक फंगस में दिखाई दे रहे हैं या ब्लैक फंगस वाले पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं। एक और इंपोर्टेंट एक सिम्टम चल रहा है अभी, इसको हम देखते हैं। जो ब्लैक फंगस है, ध्यान कहें जो म्यूकोमाइकोसिस है, ये क्या हो रही है, जो ब्लड वेसल्स है इनमें इसका डिपोजिशन हो रहा है। ये जो ब्लैक फंगस है, इसका जो ब्लड वेसल्स है इनमें क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो हम देखें फंगल डिपोजिट इन ब्लड वेसल्स। जब अगर मान लीजिए ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, और जब ब्लड वेसल्स में ये जो फंगस है, जब इसका डिपोजिशन होगा, तो जो ब्लड वेसल्स है इनमें जो ब्लड है उसका क्या होने लगेगा, इसका क्या होने लगेगा, ब्लड का क्लॉट होने लगेगा। जब ब्लड का क्लॉट होने लगेगा तो ब्लड की जो सप्लाई आगे की तरफ है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऑर्गन है, यहाँ कोई ऑर्गन है और यहाँ फंगल डिपॉजिट हो गई है, तो आगे वाला जो ऑर्गन है उसके लिए जो ब्लड की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बिल्कुल से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें फंगल डिपॉजिट इन ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में क्या होने लगेगा, ब्लड क्लॉट होने लगेगा। ब्लड क्लॉट होने के कारण जो ब्लड है वो आगे की तरफ सप्लाई नहीं कर पाएगा। जब सप्लाई नहीं कर पाएगा तो जो भी ऑर्गन यहाँ होगा, उस ऑर्गन के जो टिश्यू हैं वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे वो डेथ होने लगेंगे। जो टिश्यू हैं वो डेथ होने लगेंगे, मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी ना न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन मिलता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और जब ब्लड की सप्लाई रोक दी तो होगा क्या, डेथ सराउंडिंग टिश्यू। जो आसपास के टिश्यू हैं वो क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। नेक्स्ट देखें किसके कारण, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। और ब्लड की सप्लाई क्यों लॉस हुई, तो हमने देखा है कि जो फंगल का डिपोजिशन है वो कहां हो जाता है, वेसल्स के अंदर हो जाता है। तो जिसमें जो इन्वॉल्व ऑर्गन है वो कौन से हैं, ब्रेन एंड फेस। जो सर्जिकल मेथड है म्यूकोमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए, उसमें करते क्या है, उसमें ये जो डेड टिश्यू हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन फैल चुका है या इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो फंगल सेल से, इसमें या सर्जिकल मेथड में उन टिश्यूओं को वाई सर्जरी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो जो राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस है काफी खतरनाक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफी खतरनाक है। पेशेंट को अगर टाइम पे इलाज ना मिले या समय होते हुए अगर हम ना पहचाने से तो उसकी जान भी जा सकती है। म्यूकोमाइकोसिस के अगर रिस्क फैक्टर देखें हम कि किस किस के कारण हो सकती है ये, कि कौन से हमारे पास रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस फैलने के चांस ज्यादा हैं। तो इसमें सबसे पहला
आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको वो इस टाइम बहुत ही बचाव के साथ रहना होगा या अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो उस पेशेंट में जो इम्यून सिस्टम है उसका वो कितना रहे, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, तो हमारे पास ब्लैक फंगस फैलने के चांस ज़्यादा है। किडनी फेलियर, एड्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। अगर कोई पेशेंट काफी लंबे समय से स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है तो उसकी बॉडी का खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक रहेगा उस टाइम या उस पीरियड, तो उसको भी ब्लैक फंगस होने के चांस ज्यादा बन सकते हैं। और लास्ट है एनर्जी मालन्यूट्रिशन। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी है तो उस टाइम भी हमारी बॉडी में ब्लैक फंगस होने के चांस बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्यों इस टाइम स्टेरॉइड ज्यादा यूज करने से हमें ब्लैक फंगस होने के चांस ज्यादा है, जबकि हमें ये पता है कि कोरोना के अभी ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अगर स्टेरॉइड के बारे में हम पढ़ें तो इनका जो कॉमनली यूज है, कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 एंड रिड्यूस एंड डैमेज कॉज बाय द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एकदम वीक कर देता है, डाउन कर देता है। ड्यूरिंग कोविड-19 इन्फेक्शन अगर हम देखें कि स्टेरॉइड का जो ज्यादातर यूज हो रहा है वो कोविड-19 के हम कहीं इस पीरियड में ज्यादा हो रहा है, और हमें ये पता है कि ज्यादा टाइम तक हम इम्यून सप्रेसिव या स्टेरॉइड हम लेते हैं तो हमारी बॉडी का खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बोथ डायबिटीज एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट। इट इज थ्रू दैट बोथ these effect may contribute to causes of mucormycosis। अगर हम देखें कि अगर ये क्या है, ये क्या है कि जो दोनों हमारे पास कंडीशन है, जो डायबिटिक या नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं उन दोनों में इनके जो इफेक्ट हैं या हम कहें कि यही जो आपस में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किनके केस को, म्यूकोरमाइकोसिस या हम कहें ब्लैक फंगस के केस को क्या कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जब स्टेरॉइड भी हम ले रहे हैं तो एक लिमिटेड पीरियड तक ही लें। अगर हम ज्यादा स्टेरॉइड का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है या हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास इसका डायग्नोसिस हम देखें, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस हुआ है तो उसको हम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको ब्लैक फंगस हुआ है। तो उसको करने के बेसिकली दो तरीके हैं, स्वैब ऑफ टिश्यू और बायोप्सी। स्वैब ऑफ टिश्यू मतलब कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया जिस जगह ब्लैक फंगस हुआ है उस जगह के कुछ टिश्यू ले जाके लेबोरेटरी में चेक किए जाते हैं, स्वैब ऑफ टिश्यू, या हम कहें टिश्यू से निकला हुआ जो पस है उसको चेक किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। अगर बायोप्सी के बारे में हम देखें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे बॉडी के टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। याद रखिएगा, लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। यदि डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि स्किन में या स्किन का कुछ एरिया कुछ संदेह दे रहा है, अगर मान लीजिए डॉक्टर को कुछ ऐसा लग रहा है कि स्किन का कुछ पार्ट ऐसा लग रहा है कि उसको अफेक्टेड जैसा लग रहा है, तो आपको बायोप्सी टेस्ट से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका होता है बायोप्सी, हम कहें कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को आइडेंटिफाई करने का। बायोप्सी कैंसर में भी की जाती है, क्योंकि कैंसर के जो सेल हैं उनको जब हम कहें कि उनको कैंसर को आइडेंटिफाई किया जाता है तब भी बायोप्सी की हमें क्या लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है, बायोप्सी टेस्ट से हमें गुजरना पड़ता है। अगर हम देखें कि डायग्नोसिस के बाद अगर हम देखें इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हम कहें नॉर्मली प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम इसकी जो ब्लैक फंगस है, तो जनरली हमें उन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए जो हमारी इम्यून सिस्टम को या हमारे बॉडी के ओन इम्यून सिस्टम को क्या करे, बूस्ट करे इस टाइम पर।
जो इम्यूनो सप्रेसिव जो मेडिसिन ले रहे हैं कुछ टाइम तक उसे क्या करते हैं, बंद करते हैं। इस टाइम कोई भी सर्जरी या कोई मेजर सर्जरी हम इस टाइम ना करवाएं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। और किसी अगर कोविड का अगर कोई पेशेंट है तो कोशिश ये की जाए कि उसको ज्यादा स्टेरॉइड यूज ना दी जाए या ज्यादा हैवी स्टेरॉइड उसको ना दी जाए जिसकी वजह से उसका खुद का इम्यून सिस्टम एकदम खत्म ना हो जाए, इतना ज्यादा वीक ना हो जाए कि उसको ब्लैक फंगस होने के चांस ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सर्जरी ट्रीटमेंट में जो आजकल जो सबसे ज्यादा या मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेडिसिन चल रही है वो है एम्फोटेरिसिन बी। इसकी एक हम कहें कि इसमें एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि इस ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली यूज्ड या सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो मेडिसिन है वो है एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट है हमारे पास इसावोकोनाजोल और है हमारे पास पोसाकोनाजोल। तो ये तीन मेडिसिन है, इनमें से एम्फोटेरिसिन बी जिसका कि बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है अभी इस कंडीशन में। अगर हम देखें कि सर्जिकल थेरेपी, क्योंकि ट्रीटमेंट में हमारे पास दो हैं, तो जनरल मेडिसिन है और दूसरा आता है हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड कब डॉक्टर तुम्हें बोलेगा कि भाई अभी हमें सर्जरी की जरूरत है, जब नॉर्मली जो टिश्यू है वो इतने ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कि वो हम कहें कि जनरली वो गलने लगते हैं, एकदम सड़ जाते हैं वो। तो उस टाइम हमें जरूरत पड़ती है सर्जरी की। और सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड या जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको वाया सर्जिकल मेथड उनको बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो यहां पर हम अगर देखें रिमूव नेजल एंड ब्रेन इन्फेक्शियस टिश्यू, याद रखिएगा राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो होती है उसमें अफेक्टेड पार्ट कौन से होते हैं, एक तो फेस वाला पार्ट, नेजल वाला पार्ट, ब्रेन वाला पार्ट। तो जो इन्फेक्शियस जो हम कहें टिश्यू होते हैं उनको वाया सर्जरी डॉक्टर क्या करेगा, रिमूव करेगा, जिससे जो फंगस है वो और टिश्यूओं में, जो नॉर्मल टिश्यू है या जो फ्रेश टिश्यू है उनमें ना फैले। पैलेट और आई स्ट्रक्चर को भी क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। क्योंकि जो पैलेट होते हैं, जो हमारे पास ओरल कैविटी में जो पैलेट है, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, हार्ड जो कि आगे की तरफ, सॉफ्ट पीछे की तरफ होता है, जिन्हें बोलते हैं ओरल कैविटी की रूफ। अगर हम देखें कि इन्फेक्शन जब ज्यादा बढ़ रहा है तो तब डॉक्टर क्या अपनाएगा भाई, तब अपनाएगा सर्जिकल थेरेपी, याद रखिएगा, वरना इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से ही किया जाता है। जब कंडीशन ज्यादा हो जाती है खराब, तो उसमें जो टिश्यू है वो एकदम गलने लगे हैं, सड़ने लगे हैं, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर सर्जिकल थेरेपी यूज करता है। अगर हम देखें कि जो मोस्ट कॉमन जो ड्रग जो यूज की जा रही है ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में, एम्फोटेरिसिन बी, एक्चुअली इसका जो एक्शन है वो कैसे है, ये कैसे फंगल सेल को खत्म कर रही है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म है। याद रखिएगा, अगर कोई सेल है, कोई बैक्टीरियल सेल हो या फंगल सेल हो, अगर इसकी ग्रोथ को रोकना है तो हमें दो तीन जगह इसकी काम कर सकते हैं। या तो इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर इसका जो जेनेटिक है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है या उसको खत्म कर दें, या जो प्रोटीन है प्रोटीन सिंथेसिस को हम ब्लॉक कर दें। तो हम देखते हैं कि जो एम्फोटेरिसिन बी है ये फंगल सेल पे एक्चुअली एक्ट कहां कर रही है। तो इसको देखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एम्फोटेरिसिन बी, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है C47H13NO17, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर हम देखें एम्फोटेरिसिन बी बाइंड विद अर्गोस्टेरॉल। अब ये अर्गोस्टेरॉल क्या है, अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक फंगल सेल वॉल है, ये क्या है, एक फंगल सेल वॉल है, ये फंगल सेल वॉल है। अब फंगल सेल वॉल में छोटे छोटे हम कहें कि चैनल टाइप में एक हमारे पास एक केमिकल जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं अर्गोस्टेरॉल। इस तरीके से ये जो हमारे पास जो पास दिख रहा है इसे बोलते हैं अर्गोस्टेरॉल। बेसिकली क्या है, ये इतना ज्यादा ओपन नहीं होता। हम यहाँ पर थोड़ा सा इन डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम ऐसे करके इसे पढ़ रहे हैं। एम्फोटेरिसिन बी बाइंड विद अर्गोस्टेरॉल। तो ये वाला जो वॉल है और ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये है अर्गोस्टेरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि फंगल सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, याद रखना, उसमें केमिकल पाया जा रहा है जिसे हम बोल रहे हैं अर्गोस्टेरॉल। ये जो अर्गोस्टेरॉल है
इसी जगह आके एम्फोटेरिसिन आके यहाँ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है जी, ये एर्गोस्टेरॉल है और इस जगह आके जो एम्फोटेरिसिन बी है, एम्फोटेरिसिन जो बी है वो इस जगह आके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। याद रखिएगा एर्गोस्टेरॉल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। अब ये करेगा क्या, मेम्ब्रेन फॉर्मिंग पोर्स, जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन में क्या करेगा ये कॉज, इस मेम्ब्रेन में क्या कर देगा, छोटे छोटे पोर्स कर देगा, छोटे छोटे क्या कर देगा, पोर्स कर देगा। याद रखिएगा जो पोर्स पहले इतने नहीं थे, लेकिन जो एम्फोटेरिसिन इसकी वॉल से बाइंड होता है तो एम्फोटेरिसिन क्या करता है, इसकी जो वॉल है या जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या कर देता है, छोटे छोटे पोर्स कर देता है, होल्स कर देता है, छेद कर देता है छोटे छोटे। तो यहाँ पर देखें जब मेम्ब्रेन में पोर हो जाएंगे तो क्या कॉज होगा, रैपिड लीकेज ऑफ मोनोवेलेंट आयंस, रैपिड लीकेज ऑफ मोनोवेलेंट आयन। और जब यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे हमारे पास जो आयंस हैं वो सेल के अंदर जाने लगेंगे। याद रखिएगा जब इस मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाएंगे, इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, जब इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे, ये पोर्स हो गए, तो यहां से बहुत सारे जो आयंस हैं इस सेल के अंदर जाने लगेंगे। जब आयन सेल के अंदर जाने लगेंगे तो आयन के अंदर हम कहें तो सेल के अंदर टर्जिडिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी। जब टर्जिडिटी बढ़ेगी तो सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। जो फंगल सेल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रैपिड लीकेज ऑफ मोनोवेलेंट आयन, जिनमें पोटेशियम है और सोडियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में जब फंगल सेल के अंदर हो जाता है, किसके लीकेज के कारण, ये मेम्ब्रेन की लीकेज के कारण हुआ था। और मेम्ब्रेन में जो लीकेज थे वो कैसे हुए थे, जब एम्फोटेरिसिन बी, जब मेम्ब्रेन से एम्फोटेरिसिन बी आगे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फंगल सेल क्या हो जाएगा, डेथ, जो फंगल सेल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो एम्फोटेरिसिन बी है ये एक्चुअल में एक्ट करती है फंगल सेल वॉल पे। जब सेल वॉल ही डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी तो फंगल सेल या उसका जो जीनोम है या जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फंगल सेल जो स्प्रेड कर रही है बहुत तेजी से, उस इंफेक्शन को भी रोका जा सकता है। लेकिन अगर हमें अर्लियर स्टेज में पता चलता है तो मेडिसिन से इसको काफी हद तक कवर किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों में अभी की कंडीशन में देखा गया है ये इतना ज्यादा फैल गया है, या उन लोगों में इतनी ज्यादा जो आई है या जो आई बॉल है इतनी ज्यादा स्वेल कर गई हैं कि उनका ऐसा लगता है जो आंख है वो बाहर निकल आई हैं। और ये वाला जो हिस्सा है जो एक फेस की तरफ जो स्वेलिंग आती है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ की जो आसपास की जो नेजल वाली है, जो हमारे पास जो बोन है, जो मैक्सिलर बोन है, ये क्या होने लगी है, ये एकदम गलने लगी है, सड़ने लगी है। तो ये काफी डेंजरस डिजीज है। हमें क्या करना है इस टाइम, हमें बस इस टाइम अपने आप को बचाना है इस डिजीज से, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखना है, अच्छे से हमें खाने पीने का ध्यान रखना है। एंड थैंक यू।